स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे चाइनीज़ जिली कंपनी जो इन्होंने इंजन लॉन्च किया जो क्लेम कर रहे हैं कि 48% इफिशिएंसी क्रॉस कर गया है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए क्लेम क्या है। तो क्लेम है कि इनका जो IHEV हाइब्रिड पावर ट्रेन है, और ये मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी कंपनी नहीं, चाहे फोर्ड लीजिए, मारुति लीजिए, ये सब लीजिए, ये सब जनरली एक पावर ट्रेन बनाती है, उसे मल्टीपल पैकेज में डालती है। तो जैसे इनका है कि ये जो पैकेज बना है, ये पैकेज ये एसयूवी में, सीडान में, दोनों में डालेंगे। तो इसीलिए यहाँ इंजन का बात हो रहा है। ये 48.41% इफिशिएंसी आता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम इंजन लीजिए, सेम कैपेसिटी का, 2 लीटर है तो 2 लीटर का ही इंजन लीजिए। इसको अब आप डाल दीजिएगा ट्रक खींचने के लिए, ऑब्वियसली माइलेज कम आएगा। वहीं पे आप हल्का गाड़ी डालिएगा, माइलेज ज़्यादा आएगा। तो इंजन का माइलेज अलग से नापा जाता है। तो रहा बात कि ये कितनी बड़ी बात है, आप ये समझिए कि थर्मल इफिशिएंसी में जब अब बात हो रही है, मतलब कि फ्यूल टू मोशन कन्वर्शन में, फिजिक्स में एक उसमें एस कर्व है, यानी कि शुरू से इफिशिएंट बनाना बहुत आसान होता है। मतलब कि 10% इफिशिएंट अगर आपका इंजन है, उसको आप आराम से बोल सकते, थोड़ा सा मेहनत कीजिए 25 हो जाएगा, 25 से थोड़ा और मेहनत कीजिए 35 से ऊपर जाना चाहते हैं, तकलीफ बढ़ने लगेगा। 39 और 41 पहुंचते पहुंचते इंजन बहुत ज़्यादा फचांग वाला हो जाता है। यानी कि आपका इंजन का फ्यूल मैपिंग कंट्रोलर्स चाहिए, एयर फ्लो सेंसर चाहिए, मास सेंसर चाहिए, बहुत सारा फचांग लग जाता है ताकि आप वो एक्चुअली हिट कर पाएँ। और रहा बात क्या इससे ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा ही, बहुत नहीं जा सकते हैं। तो कंपनी क्यों नहीं जाती है, बात है कि इंजन का दाम डिसप्रपोर्शनेटली भाग जाएगा। यानी इंजन ब्लॉक इतना महंगा हो जाएगा कि आप बना दीजिए, आप माइलेज दे दीजिए, लेकिन लोग खरीद नहीं पाएंगे। कि मतलब आपका नॉर्मल कार है, उसका दाम हो जाएगा सर फरारी जितना। तो कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि यहाँ पे पहुंचने में हम लोग को बहुत टाइम लगा। फिजिक्स पहले क्लियर था कि कैसे आना है, यहाँ तक सॉर्टेड था, बस दाम ही नहीं कम था। तो दाम घटाते घटाते अभी हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पे एक ऑलमोस्ट प्लेटो वाला सारे इंजीनियर्स लोगों का है कि सर ये प्लेटो है, इस पर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं कर सकते। तो उसमें, उस मार्केट में, सैचुरेटेड मार्केट में, धड़धड़ा के फियाट नहीं अगर चेंज कर पा रहा है, धड़धड़ा के एक चाइनीज कंपनी आती है, सर हम 48.41 छू दे रहे हैं। सर ये तो बड़ा नंबर है, जंप है, और बड़ा जंप है। 8% का मार्जिन बड़ा होता है। 8% का मार्जिन इतना होता है कि वो एक्चुअली आपको पता चलेगा। वो नहीं होगा हर कार कंपनी जो क्लेम करती है ना कि ये मॉडल ज़्यादा माइलेज देता है, आप चलाइए कभी आपका तेल नहीं बचता है। ये 8% इतना है कि सर तेल बचेगा। तो ये थोड़ा बड़ा बात है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं टोयोटा से। टोयोटा का क्यों कर रहे हैं, उसका डेटा अवेलेबल है, और इफिशिएंसी के मामले में टोयोटा को सीरियसली लिया जाता है। मतलब कि टोयोटा कह रहा है कि हम यहाँ तक आ रहे हैं तो लोग मानते हैं। और अमेरिका में टोयोटा बहुत चला है, इंडिया में चला, बोला माइलेज के मामले में किंग है। 40% चलता है। अब उसका अगेन परसेंटेज में क्यों बात कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में, मेरे को धांधली लगती है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, वेक्टरलेस है। तो वेक्टर डाल के बात करते हैं। 201 ग्राम्स पर किलोवाट आवर, यानी कि इंजन जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा वेरिएबल्स हो सकता है, राइट। मतलब कि कितना आरपीएम है उसमें, कितना ये है सिलेंडर है, कितना उसका लीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सब फचांग से कैसे नापा जाए। तो इसीलिए ये यूनिट बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। यानी कि आपका जो भी इंजन है, बड़का शिप का 10,000 हॉर्स पावर का इंजन हो या 1 लाख हॉर्स पावर का हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें BSFC नाप सकते हैं। और वो नंबर हमेशा ऐसा ही आएगा। नंबर जितना छोटा होगा, यानी उतना कम ईंधन में उतना ज़्यादा पावर निकाल रहा है। अगर खराब इंजन है, वो 300 ग्राम फ्यूल जला देगा और आपको सिर्फ 1 यूनिट बिजली देगा। और अच्छा इंजन है तो वो आपका जो, मतलब नॉर्मल आप मार्केट में ले रहे हो, वो 250 से 220 के आसपास में रहता है। ये टोयोटा का जो एकदम फ्लैगशिप सीरीज है, 2 लीटर का M20AFXS सीरीज का जो इंजन है, ये आपको दे देता है पीक पॉइंट पे, एकदम पीक पॉइंट पे आप जाइए तो 201 तक ये छुआ दे रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है, 201 बहुत बड़ी बात है। और ये कंपनी का अगर क्लेम है तो ये 200 से बहुत नीचे उतार चुके हैं। 160 के आसपास का ये क्लेम है। अगेन नंबर ये लोग शेयर नहीं किए हैं, आप बैक कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगेन जब तक कोई बैठ के नापता नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये माइल्ड जंप नहीं है, ये समझना बहुत, बहुत टाइम से हम लोग, मतलब गाड़ी में कुछ हो नहीं रहा है, ये क्वांटम जंप है, ये बड़ा जंप है। मतलब आपको पता चलेगा कि भैया तेल कम खप रहा है। और क्लेम जो है गाड़ी का, ठीक है, वो तो हमने इंजन का बात किया। अब गाड़ी का, जो जैसे गाड़ी में डाला, सीडान में ये डाले हैं, क्लेम कर रहे हैं 45 किलोमीटर पर लीटर। अब माइल्स पर गैलन में बात करें तो 105.9 माइल्स पर गैलन है। ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे डिस्कशन करते हैं इसका। तो बात करते हैं कैसे पहुंच गए इतना ऊपर। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ किया गया है। पहला चीज़ है डीप मिलर साइकिल। मिलर साइकिल आप ये समझिए कि जब भी आपका इंजन होता है, ये ऐसा जो काम करता है, तो इसमें हम लोग कंप्रेशन
और एक्सपेंशन दोनों सेम रखते हैं, यानी कि जब हवा को आप लेके दबा रहे होते हैं, पूरा दबाते हैं, पूरा जोर लाते हैं, लेकिन वो बहुत एनर्जी खाता है क्योंकि वो ये नहीं है, पावर प्रोड्यूस नहीं है। लेकिन जब पावर स्ट्रोक होता है तो वो पुश करता है, ठीक है। तो आइडियली आप ऐसा चाहते हैं ना कि पावर स्ट्रोक लंबा हो, कि सर एकदम पूरा पावर निकलिए उससे। लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही कंप्रेशन में आपका काम हो जा रहा है, आपके उतना कंप्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिलर साइकिल। मिलर साइकिल में ये रहता है कि आप कंप्रेशन ये कर देते हैं, कम करता है। बोले भैया ये जब फिक्स है तो कंप्रेशन कैसे कम कर रहे हैं? ट्रिक ये है कि ये जो वाल्व टाइमिंग है इसको बदल दिया जाता है। इनटेक वाल्व को कहते हैं ना कि मतलब पिस्टन ऊपर आना शुरू हुआ, नॉर्मल गाड़ी में इनटेक वाल्व बंद हो जाता है, इनटेक वाल्व वो खुले छोड़ देता है ताकि कंप्रेशन का जो गैस है, मतलब जो हवा को आप टेस्ट करें, वो तो बाहर निकलने लगता है। और ये मतलब आप समझिए जनरली आपका एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ क्लोज हो जाना चाहिए था, वो ऊपर आ रहा है तब जाके उसको क्लोज कर रहे हैं, तो कंप्रेशन का जो स्ट्रोक है वो कम हो गया। अब बोलेंगे उससे नुकसान नहीं होगा, माइलेज के लिए बहुत अच्छा है, पावर के लिए बहुत खराब है। यानी आप अति बम बम पावर चाहते हैं कि सर हमारा छोटा सा इंजन हो दहाड़े, ये आप नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं सर हमारा इंजन है, आराम से चलाना है, सर माइलेज है, स्प्लेंडर में डालना है, तो आपको ये लोग बोलेंगे ये करो, क्योंकि आप कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत निकालने के लिए ये सबसे बेटर तरीका होता है। तो डीप मिलर साइकिल का मतलब बस ये है कि पिस्टन बहुत ऊपर आ जा रहा है। बाय द वे ये टोयोटा, आपका होंडा, फिएट, ये सब करते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे समझिए थोड़ा सा यार है, ये कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही चली जा रही है कि सर हम एकदम ऊपर ही घुस जाते हैं, तो ये बदल दिया। तो आपके दिमाग में तुरंत रेड अलर्ट आ रहा होगा कि सर ये अगर आप ऐसा करते हो कि वाल्व खोल देते हो तो पोर्ट फ्यूल इंजेक्टर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आप डालोगे, इंजेक्ट करोगे, वो वापस फेंक देगा। आपने मतलब खोला, जब हवा पुश कर रहा है तो बाहर निकल जाएगा ना फ्यूल। तो रहा बात की कैसे इंजेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट इन सिलेंडर इंजेक्शन चाहिए, तो उसके लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अब रहा बात, आपका ट्रैवल टाइम बहुत कम बचा है। अब आप खोल के रख दिए कि ठीक है आओ, बाद में वाल्व बंद करो, लेकिन मिक्सिंग तो चाहिए ना अभी भी, तो वो टाइम कम हो गया। तो उतने कम टाइम में कैसे फ्यूल एटमाइज करें, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पे डायरेक्ट इंजेक्शन कर रहे हैं, 500 बार्स। अब यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर देना, 500 बार बहुत ज़्यादा है पेट्रोल के लिए, कुछ नहीं है डीजल के लिए। डीजल में बोले सर वो तो हम 1970 में कर रहे थे, अभी जो लोग बॉश का डायरेक्ट इन सिलेंडर इंजेक्शन पे काम कर रहे हैं डीजल में, वो बोलेंगे सर क्या क्या खिलौना आप ले आए हो, हम लोग तो 1500 PSI पर रहता है, बार पे रहता है। तो रहा बात डीजल उतना ऊपर चल जाता है, पेट्रोल क्यों नहीं जाता है? डीजल लुब्रिकेंट है, मतलब डीजल को एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जा सकता है। मैं तो लकड़ी काटने वाले को देखता हूँ जो मतलब एक्चुअली डीजल डाल के ब्लेड लुब्रिकेट करता है। डीजल लुब्रिकेंट है, तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल सॉल्वेंट है, वो गला देता है। तो अगर आप एक पंप बनाते हैं, इसमें मेटल है, एकदम दबा के उसमें प्रेशर डाल रहे हो, मेटल वेल्ड हो जाएगा, लिटरली वो डिजोल्व करके वहाँ पे माइक्रो वेल्डिंग करने लगता है। तो इसीलिए इंजेक्टर बनाना जो पेट्रोल को संभाल सके और इतना हाई प्रेशर दे सके, वो इंजीनियरिंग के लिए बहुत फचांची है। और हाँ बाय द वे वो पंप जो है, प्रेशर पंप है, डीजल में इतना ज़्यादा इफिशियंसी होता है कि उसका जो पैरासिटिक लॉस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लॉस से फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपको बम प्रेशर भी चाहिए और ये कम एनर्जी में चाहिए कि सर हल्के में निपटा लो, इन्हें कि सर फ्यूल पंप ही मेरा 10 मेगावाट खा रहा है। तो ये 500 बार डायरेक्ट इंजेक्शन जो कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। मैं एकदम क्लियर, 500 बार उतनी बड़ी बात नहीं है, 500 बार सॉल्वेंट के साथ यानी कि पेट्रोल के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि फ्यूल बहुत जल्दी एटमाइज़ हो जाता है, मतलब कि ट्रैवल टाइम इतना है लेकिन उसमें एकदम बम बम एटमाइज़ होता है। मतलब ये कह रहा है कि फ्लेम फ्रंट ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक है, तो वहाँ पे इनको मेन बूम कंबस्शन मिलता है। ठीक है, कंबस्शन हो गया। अब रहा बात की कितना कंप्रेशन ये डाल रहे थे, मतलब जो कंप्रेशन कितना डाल रहे थे, 15:1 पे चल रहे थे, 22 पे आप डीजल पे आ जा रहे हैं। और जनरली सारे पेट्रोल गाड़ी जो है वो कोशिश करता है कि 13 से 14 पे रहते हैं, ये एक ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ऐसा क्यों जा रहे हैं? रहा बात की वो करने में जब आप एक्स्ट्रा जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है कि आप जाइए, लेकिन कंप्रेशन से एयर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। आप जैसे ही पेट्रोल डालेंगे वो डेटोनेट करेगा, इग्निशन नहीं होगा, डेटोनेट करेगा। तो ये दोनों को जो कर रहे हैं कि हाई कंप्रेशन, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है इंजन ऐसा बनाए जिसमें अल्ट्रा हाई कंप्रेशन हो, लेकिन दिक्कत वही होता है कि डीजल स्लो जलता है तो उसमें आप इंजेक्ट कर सकते हैं, पेट्रोल में वो तुरंत डेटोनेट कर जाएगा। तो ये दो चीज़, मतलब आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत थोड़ा देर के लिए आपको तुरंत फ्यूल स्प्रे करना, और इतना हाई प्रेशर से फ्यूल, वो डेटोनेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो कम हो जाता है, मतलब डेटोनेट हो नहीं पाता, तुरंत एटमाइज कर देते हैं, और इससे नॉक्स कम हो जाता है। वो जो कबूम करके ये मतलब उल्टा चला देगा, आपका पिस्टन तोड़ देगा, नॉक जो है वो कम करता है। ये बहुत बड़ी बात है। आधा से ज़्यादा पावर जो ये निकाल पा रहे हैं वो इस बात पे है कि पहली बात तो वो कंप्रेशन में एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात फ्यूल बहुत फाइन पार्टिकल में निकाल रहे हैं, और ये जो कंप्रेशन है वो बहुत हाई है,
मतलब बेस्ट गाड़ी का मैं भी देख रहा हूँ 14 से पहले ही रुक जा रहे हैं सर, 13.5 है। अब बोलेंगे कंप्रेशन चेंज होता है, हाँ ऑब्वियसली उसी के लिए वाल्व टाइमिंग है। आपकी गाड़ी, मॉडर्न गाड़ी आजकल ऐसा कर सकती है कि वो नापते रहेगी कि नॉक हो रहा है कि नहीं, नॉक हो रहा है कि नहीं। जैसे एथेनॉल बहुत है तो नॉक नहीं होता है, तो वो कंप्रेशन बढ़ा देगा। तो ये कर दे रहे हैं। अब रहा बात की सिलेंडर हेड जो है, मतलब कि ये ऊपर वाले एरिया, यहाँ पे ये दबा के कूलेंट चला रहे हैं, क्यों? ताकि वो ठंडा रहे। अगर ठंडा नहीं रहेगा तो ये 15.1 में डेटोनेट करेगा। तो वो खूब ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, बहुत इंजन में मेहनत किया जाता है। वहाँ ठंडा कर रहे हैं, अगल बगल गर्म कर रहे हैं। मतलब ये क्या धांधली है? वो अगल बगल सिलेंडर वॉल जो है उसको गर्म रख रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों? सिलेंडर वॉल गर्म रख रहे हैं ताकि उसमें जो पिस्टन है वो ऑयल का फिल्म पे चल रहा है। अगर उसका टेम्परेचर हाई रहता है तो वो फिल्म जो है, मतलब ऑयल का जो परत है, वो काफ़ी लुब्रिकेंट हो जाता है, काफ़ी विस्कोसिटी घट जाती है। तो वो करके फ्रिक्शन लॉसेस ये कम कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत किया गया है, मतलब कि अब पता नहीं रियल लाइफ में नंबर आ रहा है कि नहीं, लेकिन मेहनत जरूर की है। पहले तो आप कम ये स्ट्रोक बहुत दे दिए हैं, बोले नॉक फ्री तक 15.1 जाना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से डीप मिलर साइकिल जो कि माइलेज के लिए बहुत बढ़िया है। फ्यूल पंप तो इनका, मैं फ्यूल पंप पे जानना चाहता हूँ भैया, आप कहाँ से 500 बार ला रहे हो बिना बैटरी उड़ाए, वो मेरे को जानना है। और फिर सिलेंडर वॉल को गर्म रख रहे हैं ताकि इस पर जो फ्रिक्शन हो रहा है वो टेंशन नहीं है। और यहाँ तक बोलेंगे सर ये तो दूसरी कंपनी तुरंत कॉपी कर लेगी। हाँ भी और नहीं भी। लेकिन इसमें बहुत सारे कोटिंग डाले गए हैं। यहीं पे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं कि हम लोग से इंजन नहीं बना सकते जो बहुत इफिशिएंट है। महंगे गाड़ी में तो वो क्यों आता है, सस्ते में क्यों नहीं आता है? बात है सस्ते में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इसमें है बहुत सारा थर्मल बेरिक कोटिंग है, यानी कि पिस्टन जो है, पिस्टन के ऊपर एक थर्मल कोटिंग दी गई है कि वो गर्मी जो है रिफ्लेक्ट कर दे, ना कि एब्जॉर्ब करके पिस्टन गर्म हो और नीचे इंजन ब्लॉक गर्म करे, उसका कोई फायदा नहीं है। वो पिस्टन गर्म करे, गर्म मतलब हीट रिफ्लेक्ट करे। सिल्वर ये कोटिंग है, सिरामिक कोटिंग है, हीट रिफ्लेक्ट करे, उससे फायदा होता है कि गैस और गर्म होता है, मतलब कूल डाउन नहीं होता है, तो वो पुश कर पाता है। आपको पुश चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो पहला तो वो कोटिंग हो गया। फिर डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग है, क्योंकि इनके जो ये सब पार्ट्स हैं ये काफ़ी हाई स्ट्रेन पे है, तो वो सब फ्रिक्शन कम करे। जैसे कि इंजेक्टर पे इनको ये बहुत डालना पड़ रहा है, मतलब लिटरली इंजेक्टर नोजल का पूरा सेक्टर ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप इतना हाई प्रेशर पे सॉल्वेंट यानी कि पेट्रोल घुमाएंगे, वो गला देगा मेटल को। तो उस पर ये डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग की गई है ताकि वो डायमंड रहे और वो टिक सके। फिर आपका वेपर डिपोजिशन भी किया गया, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, बहुत सारी कोटिंग लगाई गई है, तभी जाके ये इस लेवल पे स्ट्रेस डाल पा रहे हैं। और हाँ, यहाँ तक बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बहुत सारा चीज़ एक जगह इंजन में डाल दिए। और मेन इनका अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो ये ऐसी बात नहीं कि होंडा इनको देखे बोले अरे ये कैसे कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते। होंडा बस ये बोलेगा भैया आप इतने सस्ते में मैन्युफैक्चर कर पाओगे। मैं एकदम क्लियर, इंजन में अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वाह। लेकिन सर ये डीएलसी कोटिंग सर जानलेवा महंगा होता है। अब वो तो आप फ्यूल पंप इसमें डालो, फ्यूल इंजेक्टर में डालो। पीवीडी कोटिंग वो भी महंगा होता है, चलो वो भी ठीक है। थर्मल बेयरिंग कोटिंग सर ये जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड में होता है। ये सारा का दाम आप ऐड कीजिए, दाम बोलेगा सर आप पब्लिक का कार नहीं है ये, तो मतलब ऑलमोस्ट आप फरारी लेवल पर पहुंच जाए। दिक्कत हुआ है। और यहाँ बात, ये कोई भी इंजन कर लेगा, आप भी कर लोगे, हम भी कर लेंगे, लेकिन ये इंजन का जो माइलेज है वो स्वीट स्पॉट पे आएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ इंजन का बैंड नहीं होता, स्वीट स्पॉट होता है। स्वीट स्पॉट पे एआई रखेगा, इसीलिए इसमें बार बार एआई आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि इंजन रहेगा नहीं वहाँ पे। और बाय द वे बिना हाइब्रिड कैसा आप कर भी नहीं सकते। ये डीप टेक्निक कनेक्शन के चलते ये सब लोग पड़ गए हैं कि अरे हाइब्रिड इनफिशिएंट, उसको इंजन नहीं पता है। जो बना रहे इंजन सीधा बोलेंगे सर इंजन रह नहीं सकता जब तक हाइब्रिड नहीं है स्वीट स्पॉट पे। तो कर कैसे रहे हैं वही समझ लीजिए। डीप मिलर साइकिल पहला, दूसरा भयंकर प्रेशर पेट्रोल का है, तीसरा कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई है। फिर कंप्रेशन रेशियो नॉक ना करे तो पहला तो फ्यूल भी है, और ऊपर से इंजन हेड को कूल कर रहे हैं। सिलेंडर वॉल को पूरा ठंडा किया जा रहा है, सॉरी गर्म रख रहे हैं ताकि, और गर्म रखने इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कूलेंट नहीं चाहिए, बस कूलेंट का फ्लो रेट कम है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जितना ठंडा हो उतना अच्छा रहेगा, ये जितना सुसुम रहे चल जाएगा। और दबा के कोटिंग की गई है, क्योंकि बिना कोटिंग के इस लेवल का स्ट्रेन आप इंजन में नहीं डाल सकते, वो स्वाहा हो जाएगा। और फिर रहा बात प्रैक्टिकली, आप ये सब कर दो मैकेनिकली वो एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन वो स्वीट स्पॉट ही रहेगा। तो उस पर कैसे रखें? हाइब्रिड डालिए। हाइब्रिड को कैसे चलाएं? एआई डालिए। अब बात करते हैं कंपैरिजन का, मतलब कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए इस मामले में मैं कहूँगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक अच्छा काम करती है। उनका एक डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। तो ईपीए जो बहुत सारी गाड़ी बिकती है, जिसका खूब मॉडल बिका है, उसको वो खरीद लेते हैं और उसका पूरा टेस्टिंग करके डेटा निकालते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो ये डेटा जो है मैं आपको
वो टोयोटा का 2 लीटर इंजन का दिखा रहा हूँ। ये BSFC चार्ट है। मतलब मैं थक गया हूँ ये खोजते खोजते, कभी भी मैं नहीं बता। ये है चार्ट मेरे पास, लेकिन किस इंजन का है ये पहली बार देख रहा हूँ कि US हर कुछ साल में करता है। सब इंजन का नहीं करते, सब गाड़ी का नहीं करते, लेकिन किसी किसी को सीरियसली करते हैं और उसका पूरा डेटा आपको शायद शेयर करेंगे कि सर किस RPM पे, कितना किलोवाट का टोटल लोड पे आपका कितना टॉर्क जनरेशन पे आपको इफिशिएंसी आएगी। तो इनका डेटाबेस में आया है कि टोयोटा पीक कर गया है ऑलमोस्ट 2019 के आसपास में, वो 220 रियल लोड पे, मतलब कि 220 का इतना बड़ा आइलैंड है। और ये बड़ी बात है, मतलब कि आपका K10 इंजन भी लीजिए तो उसमें भी 220 के आसपास होगा, बस होगा इतनी सुन जगह पे 220 है। ये 220 फैला दे रहे हैं और एक तो स्वीट स्पॉट है जहां वो 201 पहुंच जा रहे हैं। तो बात यही होता है कि इंजन में आप सोचोगे ना कि अरे हम RPM कम रखते हैं, तेल कम लगे, नहीं सर, तेल जलने लगेगा। देख लीजिए, आप RPM नीचे आइए, 300 खाने लग रहे हैं। आप टॉर्क लोड कम रखिए, ज़्यादा खाने लगेंगे आप तेल। ये मैं ट्रक वालों को बोल रहा हूँ, ट्रक वालों को काफ़ी ऑड लगता है कि सर हम भरा हुआ ट्रक लेके आए, एक लगभग तेल जला, X मान लीजिए तेल जला है, खाली जा रहे हैं, मेरा उतना बच नहीं रहा है। बात वही है कि अगर आपका RPM कम रहने लगे, या जैसे गियर बॉक्स के कारण RPM नहीं कम होगा उतना, लेकिन टॉर्क तो कम हो जाएगा, आपका तेल जलने लगेगा। मतलब ट्रक खाली चलना बहुत पर्यावरण के लिए बुरा है। ये फिजिक्स में है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ग्ली इंजन जो क्लेम कर रहे हैं वहां पे मेरे को धांधली है। बात यह है कि 220 तो ये इतना अच्छा रेंज में दे रहा है, मतलब आपका लोएस्ट RPM ये जा रहा है करीब 1800, हाईएस्ट RPM जा रहा है ऑलमोस्ट 4000 RPM। ये बहुत बड़ा रेंज पे ये अच्छा माइलेज दे पा रहे हैं। और आपका पीक पॉइंट जो है एकदम एक जो पीक है वो 206 है। 206 ग्राम तेल जलाएगा, उसमें 1 यूनिट बिजली दे देगा। ये बहुत बड़ा बात है ये, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ग्ली इंजन का एक भी BSFC नंबर नहीं शेयर किया गया है। दिस इज कॉल्ड धांधली अलर्ट। वो बात मेरे को बहुत ज़्यादा, इतना आप कह रहे हैं सर तो टोयोटा का अवेलेबल है। और बाय द वे, मैं ये चार्ट जनरली कंपनी नहीं देती है, लेकिन एक नंबर जरूर दे देती है कि सर हमने इतना अचीव किया है। नंबर जो, जैसे आप स्कैनिया का इंजन खरीद सकते हैं, तो मतलब खुला इंजन, तो उसमें लिटरली आपको चार्ट में ही मिल जाएगा, उनके कैटलॉग में मिल जाएगा ये हमारा इंजन है। ये ऐसे चार्ट नहीं दिखाते, बस एक नंबर दिखाते कि आपका RPM टॉर्क लॉक कर देते हैं, इस टॉर्क पे इतना सा BSFC जो पीक है वो दिखा देते हैं। तो वो नंबर ना होना, आई एम लाइक सर धांधली डिटेक्टेड। तो मैथ के हिसाब से क्या नंबर होगा? मैथ के हिसाब से वो लगभग 170 पहुंच रहे हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है वो, मतलब छोटा, बहुत कम तेल में 1 यूनिट बना दे रहे हैं। अब रहा बात मार्केटिंग स्टंट जो ये की है कि गाड़ी लेके चला है रियल वर्ल्ड में, वो मार्केटिंग स्टंट था। यानी कि AI को बोल दिया गया था भैया तुम इंजन को स्वीट स्पॉट पे ही रखो। तो रहा बात कि वैसे रियल लाइफ में आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप एक्सीलरेटर दबाओगे वो माइलेज खत्म हो जाएगा। तो जब रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होती है, WLTC का, इसी कंपनी का WLTC का टेस्टिंग हो रहा है, तो ये पहुंच रहे हैं 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास में, और माइल्स पर गैलन में देखिएगा 59 माइल्स पर गैलन है। अब बोलेंगे ठीक है वो तो है, लेकिन ये नंबर आपको शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। आप मारुति से आ रहे होंगे तो बोले ये तो सर हमारा पहले देता, जब तक एथेनॉल नहीं था तब तक तो ये हम ही को मिल जाता था, और पेपर वाले ये भी रेटिंग है, तो मतलब टेक्निकली तो बड़ी बात नहीं है। बात है कि हल्की गाड़ी में है। अब इसको सेम वजन के गाड़ी, जैसे मैं निसान E-पावर Mark 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो है 22 किलोमीटर पर लीटर, और उसमें भी वही है कि हाइब्रिड में वो चल रहे हैं, और वो 52 माइल्स पर जा रहे हैं। तो 13% का आप गेन देख रहे हैं। फ़र्क पता चलेगा, मतलब कि जेन्युइनली जो मेहनत किया गया है इंजीनियरिंग में, वो हाइब्रिड उसको एक्चुअली ला रहा है मार्केट, मतलब आपको कस्टमर के लिए। और क्या इतना गैप है, डेल्टा है कि कुछ फ़र्क पड़े? हाँ, मतलब आपका 22 से 25 हो जाना 1.5 टन की गाड़ी पे, मतलब कि जैसे अल्टो है वो 700-800 किलो के रहता है, मेरा एस्प्रेसो है वो भी शायद 800 से 900 के आसपास है। तो 1.5 टन का गाड़ी में ये माइलेज बड़ी बात है, इसीलिए मैं सेम वेट कैटेगरी के गाड़ी को कंपेयर कर रहा हूँ। तो कंपैरिजन अच्छा है, मतलब 10% का माइलेज, वो भी 2026 में, जहां सब लोग ऑलमोस्ट मान के बैठ गए सर अब ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और वो भी प्लग इन हाइब्रिड नहीं है इनका, बाय द वे, सीधा सीधा ये है, फ्यूल गाड़ी ही है, जैसे E-ट्रॉन है, E-पावर है Mark 3। तो इसीलिए हम सेम टू सेम कंपेयर किए, ऑलमोस्ट सेम वेट है, तो ये माइलेज काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया है। इसीलिए बोल रहे हैं, आप लोग इंजन को समझना चाहते हैं, USA का EPA के साइट पे जाइए, आपको डेटा मिल जाएगा, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। उसमें 2019 में उन्होंने इस इंजन को टेस्ट किया था, पूरा डिटेल अवेलेबल है कि इसका कैसे ये चार्ट निकलता है। अब रहा बात डाइव ट्रेन का, बात करता है तो ये समझिए, मैं हर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर में ये होता है कि बहुत बड़ा रेंज होता है, जहाँ पे आप बिजली दीजिए उसको टॉर्क में बदल देगा। बहुत लो RPM पे नहीं कर पाएगा, बहुत हाई पे नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रेंज पे करता है। पेट्रोल गाड़ी वैसा नहीं, जैसे यही वो टोयोटा का इंजन है, यहाँ पे वो सबसे बढ़िया है तेल के मामले में। यहाँ पे रखिए सर, आपका तेल खाते में नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हैं आजकल की गाड़ी में जो रियल टाइम माइलेज काउंटर रहता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिखाएगा। जैसे मेरे केस में सबसे हाईएस्ट नंबर हम देखे 41,
मतलब 41 किलोमीटर पर लीटर कैसे चल सकता है ये मारुति एस्प्रेसो। वो उस टाइम यहाँ पे उसका इंजन आ गया होगा। इंजन एकदम मतलब कि एकदम राइट आरपीएम, एकदम राइट टॉर्क, मतलब टॉर्क के मामले में न्यूटन मीटर में बात कर रहे हैं, लगभग समझिए 180 न्यूटन मीटर। आरपीएम का बात कर रहे हैं लगभग 2800 आरपीएम। आपका तेल खपेगा ही नहीं। यहाँ पे रखिए, अब ये हर इंजन में होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैं टोयोटा का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये आपको हर इंजन में, चाहे केटान का हो, चाहे फिएट का इंजन हो, महिंद्रा का फिएट का क्लोन हो, कुछ भी उठाइएगा उसमें यही मिलेगा और ऐसा ही पैटर्न बनेगा। कम आरपीएम कम टॉर्क में आपका तेल फ्री का जल जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड पे तेल फ्री का जल जाएगा। एक स्वीट स्पॉट आएगा जहाँ पे सर सबसे कम मात्रा तेल खाएगा और सबसे ज़्यादा टॉर्क निकलेगा, टॉर्क नहीं एनर्जी निकलेगी, यानी मैकेनिकल टॉर्क। तो उस मामले में अभी के जो रोड में है, मतलब कि आप समझिए 2015 से जितनी भी गाड़ी इंजन बनी है वो सब 35 to 40 पे चल रहा है। मतलब आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है आपकी गाड़ी का इंजन। बस दिक्कत है रियल वर्ल्ड में आपका गाड़ी ये होता है, ये आपका इंजन कंट्रोलर के नजरिए से देखिए, कर रहा है बेचारा, आरपीएम ये होता है। ट्रक के साथ तो माइलेज आता नहीं है। आपको चाहिए कि सर मेरा इंजन यहीं रहे, और होता ये है, इसीलिए इंजन को डायरेक्ट चक्के से नहीं जोड़ सकते हैं, ये हो जाता है। इसीलिए ट्रेन में ऐसा 100 साल से नहीं किया जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि आप पीक पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कभी मान लीजिए गियर बॉक्स हम लोग क्यों डालते हैं कि जो आरपीएम चाहिए वो रहे। अब रहा बात गियर बॉक्स, आरपीएम आपने देख लिया लेकिन वो टॉर्क ट्रांसफर कर देता है। आपका टॉर्क जो है यहाँ से यहाँ कहीं पे भी ट्रांसफर होने लगेगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि हम लोग को चाहिए इंजन जो है वो जनरेटर चलाए, जनरेटर से बैटरी में डालिए, बैटरी से मोटर में डालिए। अब बोलेंगे अच्छा इतना कन्वर्शन है, सर इंजन एफिशिएंट है, जो लॉसेस होंगे 10% का ये रास्ते में जाने में वो रिकवर हो जाता है इसके कंपेयर में। इसलिए वो बेवकूफ़ी वाला मत बोलिए। आज के टाइम में मॉडर्न सिस्टम जो अवेलेबल है, जिसमें आपका मोटर ड्राइवर हो गया, चार्ज कंट्रोलर हो गया, फिर आपका मोटर ड्राइवर नंबर 2 हो गया, वो सब मतलब पूरा 3 कन्वर्शन का स्टेप लेके अब 10% के अंदर निपटा सकते हैं। और वो भी कहा जाएगा कि आप सस्ते में निपटा रहे हो, मतलब कि, और उसको 8% निपटाना चाहते हैं, पैसे दीजिए मिल जाएगा। बोले ना, मतलब मोटर ड्राइवर आप लेना चाहते हो जो 90% इफिशिएंट है, अरे ले जाओ। 95% इफिशिएंट है मिलेगा सर, लेकिन महंगा होगा। 96% जो इफिशिएंट है सर, मर्सिडीज लेवल का बजट लेके आओ। मर्सिडीज एक तो गाड़ी बनाया था जो ऑलमोस्ट शायद 10 किलोमीटर पर यूनिट बिजली पे चल रहा था। लाइक सर कुछ ज़्यादा इफिशिएंट है। अच्छा, मोटर ड्राइवर का दाम देखे हम, लाइक तो ये मैं एकदम क्लियर था, जनरेटर बढ़ी, ये आज के टाइम में बहुत सस्ता हो गया। मतलब 90 से नीचे अगर आपका आ रहा है तो वो तो ई रिक्शा का आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो या तो बहुत सस्ता हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और सब टन, मतलब कि जो भी गाड़ी 1 टन से नीचे है, हाईवे स्पीड पे आंख मूंद करके रियल वर्ल्ड में आपको 30 किलोमीटर पर लीटर देना चाहिए विथ एसी। विथ एसी ये होना चाहिए। तो ये जो एक कंपनीज बना रही है, चाइनीज़ कंपनी कूद रही है, जापानीज़ कंपनी कूद रही है, इंडियन कंपनीज बाय द वे मारुति और वो भी लगी हुई। मारुति इसीलिए इलेक्ट्रिक में नहीं कूद रही उतना, जैसे बहुत अंदर से बहुत टाइम से उनका प्लानिंग चल रहा है कि हाइब्रिड में कूदना है। और कूदना ऐसा है कि नंबर इतना बड़ा लाओ। क्लेम उनका है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 35 किलोमीटर पर लीटर रोड पे, इंडियन रोड पे। हम लाइक सर अगर वैसा किए तो बाकी सारी कंपनी मार सब बोलेंगे अरे हमारा सेफ है सेफ है। सर हम तेल ही नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या करेंगे? और अभी तेल का दाम जिस स्पीड से भाग रहा है 100 रुपया लीटर से ज़्यादा हो गया है। तो रहा बात क्या ऐसा भी एक्चुअली किया जा सकता? हाँ, टेक्नोलॉजी अब सस्ती हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भूत आया ये ज़रूर कर दिया कि वो सस्ते इफ़िशेंट इन्वर्टर मिल जाता है, सस्ते इफ़िशेंट चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है। और प्लग इन हाइब्रिड कर दिए। अब भी मतलब आज आप कीजिए, फ्यूल का कंजम्पशन ऑलमोस्ट आप जीरो कर सकते हैं। तो ड्राइव ट्रेन पे इस पर सब कंपनी पड़ गई है, चाइना भी पड़ गया। सोचिए जो हल्ला करते हैं ईवी ईवी क्यों कर रहे हैं, पता है कि सरकार का वो सब्सिडी खत्म होने वाला है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए ईवी पूरी तरह से सब्सिडी बेस्ड है। जिस दिन सब्सिडी बंद हुआ काम खत्म हो जाएगा। और ये सोलर वाली सब्सिडी नहीं है कि अच्छा सोलर लोग बिना सब्सिडी के भी लगाते हैं, जैसे आप लोग सोलर का इसमें किए होंगे तो 10 किलोवाट से ऊपर जाइए तो नहीं देते, लेकिन लोग लगा रहे हैं, भाई प्रॉफिट हो रहा है। इलेक्ट्रिक वैसा नहीं है, जिस दिन सब्सिडी रुका उस दिन महिंद्रा बोलेगा सर पागल हो क्या, इस 80 यूनिट का हम बैटरी दे रहे हैं रोड गार्ड में, पागल हो, उतने में लोग ट्रक बना रहे हैं। और वो चाइना में भी वही है कि चाइना जो इतना इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है सर, वो 10-20 बिलियन से लेकर 90 बिलियन तक जलाए हैं कुछ साल के अंदर। बस उसको कहते हैं न्यू एनर्जी व्हीकल इनिशिएटिव। तो उतना पैसा जला रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमिकली नहीं अफोर्ड कर सकता है, कर ही नहीं सकता, डिस्कशन ही नहीं है। तो ये सबको दिख रहा है, सबका गवर्नमेंट का ये होते जा रहा है कि भैया हमने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर, हमारा तेल और खपते जा रहा है साल भर साल। हम तो पहले से बेट लगा के रखे हुए कि 2030 में तेल कंजम्पशन और बढ़ेगा, वो सिर्फ
अब तो मैं एक ही कंडीशन अप्लाई लगाऊं कि पॉपुलेशन कोलैप्स का मैथमेटिक्स शायद मेरा गलत था, बहुत ज़्यादा स्पीड से कोलैप्स कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कोलैप्स कर गया तो बात अलग है, लेकिन जनरली 99% मैं श्योर हूँ 2030 में भी प्लैनेट का फ्यूल कंजम्पशन भागता ही रहेगा। आप मार इलेक्ट्रिक का हुलुलुलु कर लीजिए। और बाय द वे इलेक्ट्रिक को आए हुए हो गया 10 साल से ज़्यादा, और 10 साल में भी रिप्लेस नहीं करा, जो कि इलेक्ट्रिक का सेल्स कुछ नहीं है उसका सेल्स। हर 200 कंबस्शन व्हीकल पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहा है, वो नेगेटिव लॉस है। ये ऐसी बात हो गई कि सर हमने 5G फ़ोन रिलीज़ किया है, सब लोग अभी भी 3G खरीद रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे तेल का कंजम्पशन देखिए, दुनिया के 10 पॉपुलेशन कंट्रीज में, मतलब टॉप से जाइए, आपका टॉप में आता है इंडिया, फिर आता है चाइना, फिर आता है अमेरिका, ऐसे ऐसे नीचे जाते जाइए टॉप 10 में, वो यूरोपियन चुटपुटिया कंट्री का नाम लीजिए, टॉप 10 पॉपुलेशन के हिसाब से सबका तेल भाग रहा है। तो सब्सिडी में सबकी बैंड बज रही है, सर कितना सब्सिडी दें, क्योंकि तेल के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक के लिए भी देना दे रहा है, इलेक्ट्रिक काम नहीं करता है, उसमें फिजिकल प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं जो पागल जैसा बैटरी डाल दे रहे हैं सर, नहीं डाल सकते हैं उतना, मतलब मुंह खोल के 80 यूनिट की बैटरी कहाँ से आ जा रही है इंडियन रोड कार में। तो वही है, और ये सारी कंपनी हाइब्रिड है, इसीलिए BYD डे वन से वो इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वो हाइब्रिड में क्यों कूद रही है, उनको भी चाइनीज कंपनी बता दे रहे, मतलब गवर्नमेंट बता दे रहे, देखो भाई जला लिए हैं, धीरे धीरे सब्सिडी बंद करना है। उस जहां पे ये बात आया, सिर्फ रूमर आया कि सब्सिडी कम होने वाला है, सब लोग कंपनी धड़धड़ा के हाइब्रिड बना रही है। इसीलिए डे 1 नो हाइब्रिड, डे 500 हाइब्रिड बनाओ, तो वही है। अब रहा बात कि प्रैक्टिकली क्या होगा, तो प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छा ब्रिज टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में 10,000 साल बाद मेरे को नहीं पता, 1,000 साल बाद मेरे को नहीं पता, 500 साल बाद मेरे को नहीं पता, अभी क्या कर सकते हैं, अभी में यही सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्लग इन हाइब्रिड। यानी कि आप लगाइए, और अगर ग्रिड नहीं भी है, मान लीजिए बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका तेल तो तब भी कम जलेगा ना, तेल आपका तब भी कम जलेगा। उससे बेटर आपको क्या है, तेल आपका कम जलेगा, आपका प्रदूषण कम होगा, आपका पॉकेट भी खुश रहेगा, और मैं लोगों को पॉकेट बेचूंगा, पर्यावरण वालों को मैं इन्वायरमेंट बेचूंगा, दोनों में फायदा है। और रहा बात, जैसे सिंपल एग्जांपल कहते हैं, गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी को 100 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज नहीं देना है, 100 नहीं, हम तो 10,000 किलोमीटर से तेल वाले पे चलाओ, अरे नहीं नहीं तेल खर्चा होगा सर, माइलेज ज़्यादा मिल रहा है, निपट लेगा। और वही बात है कि बहुत बहुत ज़्यादा दूर जाओ सर, शांति से ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, ये कोई बात नहीं होती कि हर चीज़ के लिए आप ट्रिप पे लंबा लंबा निकल रहे हो। लेकिन वही बोला 90% लोगों को आप अभी खुश कर सकते, अभी आज सर आपको मैं सिर्फ 100 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल दूंगा, कोई खरीदना नहीं चाहता है, क्यों नहीं चाहता है, सबको डर लगा हुआ है, डर हटा दो ना सर। सर छोटी सी बैटरी है, 33 यूनिट बैटरी भी बहुत ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, 25 यूनिट की बैटरी में आप निपटा सकते हो 3 गाड़ी को, मतलब एक गाड़ी जितने में महिंद्रा एक गाड़ी उतार रहे हो उतने में हम 3 गाड़ी उतार देंगे, और सब पे 100 का रेंज रहेगा, क्योंकि बैटरी छोटी होती है, हल्का भी हो जाता है, किलोमीटर पर यूनिट का भी कैपेसिटी बढ़ जाता है, छोटा सा इंजन है, वो चल रहा है एफिशिएंट, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप तेल पे चल रहे हैं, प्रदूषण कम हो रहा है, और तेल पे नहीं चल रहा है, जैसे कि भैया डेली में, मेरे केस में गाड़ी बेयरली हर हफ्ते निकलता है, सिर्फ मार्केट जाते हैं, सब्जी वब्जी खरीद के आ जाता है, और कुछ होता नहीं है उसका, उस टाइम वो बैटरी पे चलो, और फास्ट चार्जिंग भी नहीं करना है आपको, ना तो पागल जैसा बैटरी पे खर्च करना है, ना तो फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना है। और बाय द वे मेरे को पता ही नहीं था इंडिया में लोगों का मैथमेटिक्स इतना खराब है, मैंने फास्ट चार्जिंग बताया था कि चाइना जो पागल जैसा दिखा दे रहा है सबको 5 मिनट फास्ट चार्जिंग, मैंने ओपनली बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, किलोवाट सस्ता होता है, किलोवाट आवर सस्ता होता है, किलोवाट सस्ता नहीं होता है। आप मुंह खोल के बोल दो कि सर हमको 5 मिनट में बैटरी चार्ज करना है, खुद वो लोग बता रहे इट्स 1200 किलोवाट, 1.2 मेगावाट है वो, 1.2 मेगावाट का ट्रांसफार्मर कहां से लाएंगे, इस समय ट्रांसफार्मर नहीं होता। ये इंडियन कमेंट आया मेरे चैनल पे, हम उठ गए दुनिया से, ट्रांसफार्मर नहीं होता। अरे चलो मान लेते हैं आप गांजा फूक लियो कि 11 kV डायरेक्ट डाल दे रहे हो, उसका दाम 10-20 करोड़ से ऊपर होगा, चलो कर देते हैं, ठीक है कर देते हैं, सबस्टेशन से तो ला रहा है। अब मैं वो बोल रहा सोलर से आप सबका सोलर गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, बट स्लो चार्ज कर सकते हैं, कि मतलब भैया मेरा ऑफिस का पार्क है, वहाँ पे आप स्लो चार्ज कर रहे हो, वो हो सकता है। आप ये लगा दो कि मैंने सोलर लगा दूंगा, उससे मैं गाड़ी को फास्ट चार्ज कर दूंगा 5 मिनट में, वो नहीं हो सकता, फिजिक्स ही नहीं अलाउ करेगा उतना ज़्यादा किलोवाट डालना। मतलब कि एक एक गाड़ी में सर 1.5 मेगावाट का चार्जिंग डालेंगे, सर कभी देखें 1.5 मेगावाट का तार कितना बड़ा आता है। और जो ईसीसी का ये वाला जो कंडक्टर है, इसके अंदर पानी चलाना पड़ता है विथ एयर कंडीशन, ताकि वो तार ना पिघले। तो इसीलिए बोल रहा है कि क्लेम कर देना इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलॉन मस्क सबको ब्रेन डैमेज दे दिया, आराम से आप दुनिया का प्रदूषण आज घटा सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं। कि भैया आप तेल चला रहे हो ना, ठीक है तेल ही चलाओ, कम तेल जलाओ, बल्ले बल्ले, और हाँ ड्राइविंग भी मस्त कंफर्टेबल हो जाएगी। और जिनको है कि नहीं भैया हम इलेक्ट्रिक पर रहो ना, इलेक्ट्रिक पे कभी कभार बस तेल डाल देना, इंजन 1-2 बार लुब्रिकेट करने के लिए चलेगा, उससे तो कुछ नहीं करना है,
और कभी हो गया कि जैसे मेरे केस में बोल रहे हैं, मेजॉरिटी टाइम मेरा गाड़ी 10-20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन कभी चलता है तो 440 किलोमीटर चलता है, कोर्ट में जाना पड़ता था दूर, तो उस टाइम में हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पे नहीं चल सकते, और चूंकि वो टाइम क्रिटिकल है, वहाँ फास्ट चार्जिंग चाहिए, फास्ट चार्जिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम से पेट्रोल, उस टाइम पे पेट्रोल चलो, कितना साल में 12-13 बार होगा वो, और मेजॉरिटी टाइम हम बिना पेट्रोल के चलेंगे, सबका भला होगा। और वो आज आप कर सकते हैं, 100 साल बाद, 5,000 साल बाद, 10,000 साल बाद, उस सब का कोई डिस्कशन नहीं है। और बोल रहे हैं जहाँ ये सब सब्सिडी का पेनल्टी आना शुरू हो गया, सोलर नहीं है, ये सब्सिडी इस पर नहीं काम किया, इसे बोल रहे हैं सारी चाइनीज कंपनी इलेक्ट्रिक से हाइब्रिड में क्यों कूद रही है। आप समझ में आया कि वहाँ डिस्कशन हो रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा पैसा जला दी, कुछ हुआ नहीं। देखो वहाँ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बूम बम होता है, हमारा बिल बढ़ जाता है, बैटरी छोटा आपको लगेगा, फास्ट चार्जिंग की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये आज आप कर सकते हैं। इसीलिए नया इंजन टेक्नोलॉजी पे आज काम हो रहा है 2025 2026 में। मैं भी काम कर रहा हूँ सीवी इंजन पे। तो भविष्य में एकदम क्लियर कर देना। बहुत लोग जो है फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इट्स लाइक सर मैं सब्सिडी हटाऊंगा, आपका दाल रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। और बाय द वे ट्रक पे करना ज़रूरी है, ट्रक का 10% भी तेल बचा लीजिए, बहुत देश का भला हो जाएगा। 10% में बात करो, 35% में तो देश का वो हो जाएगा भैया। आलू 10 रुपये का मिलने लगा, पनीर रोल का दाम 110 रुपये से मे भी 80 रुपये में आ जाए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, ये जो चाइनीज़ एक नया कंपनी, और अभी उन्होंने कंबस्चन इंजन पे क्यों मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दिए, एंजॉय किया तो हाइप कर दिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को 400 के पहुँचा दो। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।